ओके, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम किया था बाइंडिंग एनर्जी और है ना मास डिफेक्ट थे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व था और क्यू वैल्यू वाला एक कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था। आज हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है कंजर्वेशंस लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शन। सर, हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। अच्छा, वो एक स्टूडेंट बोल रहे थे ना कुछ बीच में, वो कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लॉ, मतलब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कंजर्व रहती हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लेवल मतलब कि अगर क्वेश्चन +2 लेवल तक आता है तो ऑप्शन लिमिटेड होंगे, ग्रेजुएशन तक आता है तो थोड़े से बढ़ जाएंगे, मतलब ये नंबर ऑफ कंजर्वेशन लॉ +2 तक 4-5 है, बीएससी में जाते जाते 7-8 हो जाएंगे और एमएससी में जाते जाते 10-12 हो जाएंगे। क्योंकि हम अब ये बेसिक पार्ट कर रहे हैं सारा न्यूक्लियर का, इसलिए अभी इस टॉपिक को +2 ला तक रखेंगे। फिर लास्ट में जाके मैं आपको जब इसके जैसे वो स्पिन पेरिटी और काफ़ी सारे पार्टिकल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे लैप्टॉप नंबर, बारियन नंबर, तो वो कंजर्वेशन लॉ अलग से करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लोगे, सबसे पहला तो है, एक तो मास नंबर इसमें कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो आपको कोई रिएक्शन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया कि हीलियम और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह की एक रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये x क्या होगा, यहाँ पर x क्या है। तो सिंपली मैंने लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, यानी कि मास नंबर जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि रिएक्टेंट का जो A है उसका सम और प्रोडक्ट का जो A है उसका सम इक्वल रहेगी। तो रिएक्टेंट का A देखो कितना है, इसमें A है 4 हीलियम में, नाइट्रोजन का A है 14, इसमें A x दे रखा है, इसका A 1 है। ये जो ऊपर लिखे होते हैं ये A ही होते हैं, ये वाले। तो मैं कहूँगा रिएक्टेंट का जो है मतलब कि 4 + 4 8, ये किसके बराबर होना चाहिए, x + 1 के। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई।
ऐसा लाइट सा न्यूमेरिकल आ सकता है। कंजर्वेशन लॉ डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व होती हैं। तो आपको पता चला कि एक तो मास नंबर सर 7 तो नहीं आएगी? सॉरी 14 है ना, ये 14 है, यहाँ हाँ पे जी 18 17 आएगी। 17 आ गया, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 लिख दिया था ना, 14 है, 17 आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ है, दूसरा कंजर्वेशन लॉ, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो मैकेनिक्स में, अगर मैकेनिक्स हम करेंगे तो उसमें भी सेम ही आएगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ उसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है। इसमें ऐसे कह दिया जाता है, जैसे मान लो कोई एक न्यूक्लियस पड़ा है यहाँ पर x, इस पे एक ए पार्टिकल जैसे कोई न्यूट्रॉन वगैरह आके टकराता है, टकराने के बाद ये x मॉलिक्यूल जो है ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे, या मतलब कन्वर्ट हो जाता है, सपोज करो ये y में कन्वर्ट हो जाता है, y में कन्वर्ट होकर ये इस तरफ चला जाता है, और इसका एक छोटा सा ऐसा टूट जाता है b, वो इस तरफ चला जाता है। ये प्रोसेस इस तरह से होती है, ये जो y और b एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये अल्फ़ा और बीटा है। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो वर्टिकल मोमेंटम के बराबर आएगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट एंड वर्टिकल मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट, वर्टिकल मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ये अभी मैं आपको करवा नहीं रहा क्योंकि इसका न्यूमेरिकल अगर बाई चांस आता भी है, रेयर चांस है क्योंकि इक्वेशन काफ़ी बड़ी बन जाती है इसकी, तो मैकेनिक्स के अंदर हम इसको करेंगे डिटेल में। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तीसरा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये तीन जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक लॉ हैं। और जो ये थर्ड पॉइंट है इसको थोड़ा सा और भी समझने की ज़रूरत है कि एक तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैंने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कहा है, मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। पीछे देखो मैंने कहा ए सेम रहेगा जितना है पहले, लेकिन अगर एएमयू में बात करें मास की, एएमयू में, तो आपको पता है कि उसमें तो मास डिफेक्ट आता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितनी एनर्जी पहले होगी रिएक्टेंट की, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस जो भी उनका मतलब mc² है रिएक्टेंट का, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस जो भी मास एनर्जी है प्रोडक्ट की, वो आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्योंकि मास डिफेक्ट की वजह से आपको लग सकता है कि एक साइड में एनर्जी बढ़ गई है, तो आपको कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हुआ। अगर किसी साइड में एनर्जी इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर मास जो है वो क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, क्योंकि मास कम होकर किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। तो ये थर्ड पॉइंट है। आप इसे अगर समझना चाहें तो हम बोलेंगे सिर्फ एनर्जी नहीं कंजर्व, यहाँ पे एनर्जी के साथ क्या है, मास एनर्जी भी कंजर्व है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक लॉ थे। पहले लॉ पर मैंने आपको बताया भी आ सकता है एक न्यूमेरिकल हल्का फुल्का सा, और ये दो लॉ अपने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने कुछ स्टूडेंट के साथ पीडीएफ शेयर कर दी थी। ठीक है, उन पीडीएफ के अंदर अगर आप देखोगे तो थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, उस पूरी थ्योरी को पढ़ना है आपने। सिर्फ एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई बार थ्योरी से बन जाते हैं। जैसे इस बार जो मास्टर इसका मेरिटोरियस का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर सारा एग्ज़ाम ही अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो तो न्यूमेरिकल का लिमिटेड पोर्शन था, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन थे। मतलब जो कंसेप्ट में से एक एक लाइन, वन लाइन और क्वेश्चन आपको कह देते हैं ना, वैसे उठा रखे थे उन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर ना दो मेजर टॉपिक हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। वो अभी मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और सारा ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो जो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब करते जा रहे हैं हम। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर रेडिएशन। चाहे आप मास्टर कैडर का पेपर दे रहे हो, चाहे आप लेक्चरर का दे रहे हो, आपको दोनों ही एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन, डिपेंड करता है कितने नंबर का पेपर आ रहा है। 50 मार्क्स का आ रहा है तो मिनिमम एक क्वेश्चन, 150 का यानी लेक्चरर का दे रहे हो तो 3 क्वेश्चन भी न्यूक्लियर रेडिएशन में से आ सकते हैं। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है हमारे पास 3 तरह की होती हैं। तो सबसे पहला इसमें है अल्फ़ा पार्टिकल। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन सभी का, ये होते क्या हैं, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा कोई रे नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली आप बोल देते हैं अल्फ़ा रे। अल्फ़ा क्या होता है? पार्टिकल। ये होता क्या है, आप ध्यान रखोगे कि अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। अब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब क्या है कि जैसे हीलियम है, आपके पास एटम है हीलियम का, उसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंड में घूम रहे हैं, इसे तो बोलेंगे एटम है। ये क्या हो जाएगा? हीलियम का एटम। लेकिन अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको एटम ऑफ द हीलियम नहीं बोला है, मैंने बोला न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी ये है अल्फा पार्टिकल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन आता है अल्फा पार्टिकल क्या है, एटम ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम या कुछ और। तो बस इतने से वर्ड से क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि वो एटम ऑफ हीलियम पे टिक लगाते हैं, जबकि एटम ऑफ हीलियम नहीं है, वो क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है तो इस पर चार्ज कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 2 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज +2e होगा, या फिर आप कह सकते हो +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज +3.2 × 10⁻⁻19। थर्ड पॉइंट, इसका मास कितना होगा? मास नंबर की फॉर्म में भी कह सकते हो, पहले मैं आपको मास नंबर लिखवा देता हूँ, इसका मास नंबर कितना होगा। तो मास नंबर देखो, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2He4 हीलियम को, है ना। हीलियम का एक आइसोटॉप भी होता है 2He3, लेकिन 2He3 को अल्फा पार्टिकल नहीं बोलते, 2He4 को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसका मास नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, A = कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसका मास कितना होगा तो हम यही बोल देंगे 4 AMU, नियरली 4 AMU है, पॉइंट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अल्फा पार्टिकल किन न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं? तो हम लिखेंगे अल्फा emission occurs with nucleus
या न्यूक्लियाई दैट आर टू लार्ज टू बी स्टेबल। जो बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने पीछे वाला लेक्चर देखा होगा, मैंने बताया था उसमें कि जो मास नंबर 83 से ऊपर वाले न्यूक्लियस हैं वो ऑलमोस्ट क्या हैं, अनस्टेबल हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो एक रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है ना, एक आप यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि जो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है का मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने ज़्यादा हैं कि वो अब अनस्टेबल होने लगा है। तो मतलब नेचुरली वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, कोशिश करता रहता है। तो वो 3 तरह के रेडिएशन को बाहर फेंकता रहता है, अल्फ़ा रेडिएशन या फिर अल्फ़ा पार्टिकल, और एक हम इसमें आगे पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल, और तीसरा है गामा रे। हमें एक एक करके इन सभी को पढ़ना, और ये भी पढ़ना है कि जब ये रेज बाहर निकलेंगी तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या चेंज आएंगी। इसी में से क्वेश्चन बनता है, या तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कि जब ये बाहर आएंगी तो न्यूक्लियस में क्या क्या चेंज आएंगी। तो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, तीनों अल्फ़ा बीटा और गामा रेज को बाहर फेंकता रहता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तब कौन कौन से न्यूक्लियस होंगे या कौन से न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल के फेवर में होंगे उसको एमिट करने की। तो मैंने क्या लाइन लिखवाई है आपको, जो हैवी न्यूक्लियस है, अल्फ़ा पार्टिकल कर देता है न्यूक्लियस दैट इज़ टू लार्ज टू बी स्टेबल, जो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, 4th पॉइंट हो गया क्लियर। 5th पॉइंट देखो, 5th पॉइंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो होता क्या है। मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो, सपोज करो आपके पास एक न्यूक्लियस था जिसका मास एटॉमिक नंबर था या प्रोटॉन की काउंटिंग थी Z, सिंबल है X और मास नंबर है E। जब 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 इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो इसका जो Z है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा, और जो इसका A है वो 2 कम हो जाएगा, और जो A है वो 4 कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर में, और कंजर्वेशन ऑफ जो प्रोटॉन है उसके अंदर। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरफ A है, अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो अल्फ़ा मतलब 2He4 निकल गया। 2He4 मतलब अल्फ़ा पार्टिकल, अभी बताया मैंने आपको। तो इधर वाली साइड में जो सम करें वो वापस A ही बनना चाहिए। तो A कितना हो गया होगा, A-4। अच्छा, जब भी Z बदलता है तो एलिमेंट भी बदल जाता है। तो अब इसको X नहीं लिखेंगे, अब इसको Y लिखेंगे। ध्यान रखना, जब जब Z चेंज होगा तब तब एलिमेंट बदल जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनो, कोई ZXA था, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया। अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया मतलब 2He4 निकल गया। तो हमसे पूछा जाएगा अभी बताओ फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलने से क्या चेंज हुआ होगा। हम कहेंगे ये जो X है, जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो इसका A-4 हो जाएगा। समझ में भी आ रहा है, क्योंकि A-4 + 4 वापस A बनाएगा। और इसका Z जो है, ये देखो नीचे 2 है ना, तो इसका Z कितना कम हो गया होगा, Z-2 हो गया होगा। अब आपसे पूछा जाता है क्या X ही रहेगा? नहीं, जब जब Z चेंज होगा तब तब एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि X का कुछ और बन गया होगा, जैसे Y बन गया। ठीक है, अगर कोई और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझने के लिए, जैसे 8O16 है आपके पास, वैसे तो ये स्टेबल है, रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन सपोज करो इसमें से अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो फिर क्या बनेगा, तो हमें पता है कि इसका Z2 कम हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, यानी 8-2 क्या हो जाएगा, 6। अब हमें पता है कि Z6 किसका होता है, कार्बन का, तो यानी ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन। और ऊपर 16 में से 4 गए मतलब ऊपर आ जाएगा 12। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन बदल के किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में। इसीलिए तो इन्हें न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, ऑक्सीजन से कार्बन बन गया। ठीक है,
तो एक होती है जो आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में रिएक्शन, उसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, उससे एलिमेंट नहीं चेंज होता, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। तो ये था कि जब जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तब तब क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर चेंज आएंगे, और इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये मास्टर कैडर में भी 2-3 बार ये मतलब जब भी पेपर हुए हैं तब तब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिक्स पॉइंट नोट करोगे आप। मैंने आपको एक फोर्थ पॉइंट नोट लिखवाया है कि अल्फ़ा पार्टिकल किस न्यूक्लियस में से निकलेंगे, जो बहुत बड़े हैं, स्टेबल नहीं हैं और बहुत बड़े हैं। इसके अलावा ना इसमें एक और बड़ी अच्छी कंडीशन होती है, वो भी आप लिख लो यहाँ पर। अल्फ़ा पार्टिकल का जो एमिशन है इसे अल्फ़ा डिके भी बोल देते हैं। अल्फ़ा डिके मतलब न्यूक्लियस में से अल्फ़ा बाहर निकल गया, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा डिके इज़ पॉसिबल whenever mass of the original atom is greater than the sum of the masses of alpha decay is possible whenever mass of the original atom is greater than the sum of masses of the final neutral atom and the neutral helium एटम। इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ऊपर वाली अगर आप रिएक्शन देख रहे हो ना, तो इस रिएक्शन में ज़रा ध्यान से देखो, इसमें एक एटम है, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया। एक्स था, एक्स में से अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया, ठीक है, वाई बन गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एटम अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करे, इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन ये होगी कि मास ऑफ एक्स ये ज़्यादा होना चाहिए मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। इसे नोट कर लेना, ऐसे ही लिख सकते हो। ये ऊपर वाली रिएक्शन को ये एग्जांपल मान के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मास ऑफ एक्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ये ही एकमात्र कंडीशन है अल्फ़ा डिके की। देखो क्या लिखा है, अल्फ़ा डिके इज़ पॉसिबल व्हेनेवर मास ऑफ द ओरिजिनल एटम कौन था? एक्स था, इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द मास ऑफ द फाइनल न्यूट्रल एटम क्या बना है? वाई बना है, एंड द न्यूट्रल हीलियम एटम। ये क्वेश्चन ना ऐसे का ऐसा लेक्चरर कैडर के लेवल तक आता है ऐसे। अगर मास्टर कैडर में आया तो ये ऐसे पूछ लेंगे कि कौन से न्यूक्लियस में से निकलता है, आप कहेंगे हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं, काफ़ी बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं उनमें से निकलता है। और ये जो 5th नंबर का पॉइंट है, ये चाहे लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे मास्टर कैडर का दे रहे हो, दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो ये 6 पॉइंट जो हैं, इन 6 पॉइंट में से बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी आप में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये सिर्फ 6 नहीं है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए टेबल में आपको जो मैंने PDF शेयर किया उसके अंदर आपको टेबल मिलेगी, वो डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पर। उस टेबल में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, लेकिन ये मेन कंडीशंस थी कि कौन कौन सी कंडीशंस में अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा और क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर वो चेंज कर देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा पार्टिकल पर। तो सेकेंड वन है हमारे पास बीटा पार्टिकल। बीटा भी पार्टिकल है। अब ये बीटा पार्टिकल होता क्या है?
बीटा पार्टिकल एक्चुअल में होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा रेज बोलेंगे, बीटा पार्टिकल बोलेंगे? नहीं, बीटा पार्टिकल सिर्फ उन्हें बोला जाएगा जो न्यूक्लियस में से निकलेगा। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इजेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में से निकला होगा। तो इस पहले पॉइंट से ही हमें बाकी 2 पॉइंट्स के आंसर मिल जाएंगे कि इसका चार्ज कितना होगा। तो आपने ध्यान में रखना बीटा पार्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एक होता है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। तो अगर आपसे पूछा जाए चार्ज बीटा नेगेटिव का, तो इसका चार्ज हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए चार्ज ऑफ बीटा पॉजिटिव, 2 तरह के बीटा पार्टिकल होते हैं, इसका हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ 2 टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल होते हैं। बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन निकलता है, जिसका मास कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड पॉइंट है बीटा पार्टिकल का मास कितना होता है। तो ना बीटा पार्टिकल के जब भी मास की बात की जाएगी तो मूविंग मास नहीं बता सकते हम सिर्फ इसका रेस्ट मास बता सकते हैं, रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल, चाहे वो बीटा पॉजिटिव है चाहे वो बीटा नेगेटिव है। इसे m0 से लिखेंगे और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको नोट करवाए थे और कहा था कुछ डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये मास हो जाएगा इसका। फोर्थ पॉइंट है कि जब बीटा पार्टिकल होता है तब होता एक्चुअली में क्या है। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी। हाँ जी बोलो सर, लास्ट स्लाइड करियो 1 मिनट। सर हो गया। एक जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, वो तो मेसोन थ्योरी थी। लेकिन एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना चाहता है परमानेंटली, तब ये न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को बाहर फेंकना पड़ेगा ताकि इस पे खुद पे कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो जब जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना चाहता है परमानेंटली, तब तब वो क्या निकालेगा, उस न्यूक्लियस के थ्रू बाहर क्या फेंक दी जाएगी, बीटा रे फेंक दी जाएगी, बीटा नेगेटिव रे। और जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तब कौन सी रे फेंक दी जाएगी बाहर, बीटा पॉजिटिव रे। ऐसा अब तक ऐसा सपोज किया जाता है, भी ऐसा ही होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन नहीं होते। तो हम मानते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है किसी न्यूक्लियस में, तो उस न्यूक्लियस में से कौन सी रे बाहर आ जाती है, बीटा नेगेटिव। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है तो बीटा पॉजिटिव। तो इसके लिए एक रिएक्शन लिखी जा सकती है। देखो न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिंबल है वो 0n1 बनेगा क्योंकि इस पर चार्ज तो 0 होता है, इसका मास नंबर 1। तो जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इस तरह से बनेगा 1p1, यानी कि प्रोटॉन बन गया, प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, प्लस इसके साथ एक एंट्री न्यूट्रिनो निकलेगा। तो जब न्यूक्लियस में से कोई बीटा रे निकलती है तो न्यूक्लियस के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर सही करके लिख दूँ, क्योंकि इसमें जो सिंबल्स हैं उसमें आपको बीटा नज़र नहीं आ रहा, तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0n1। प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन, उसे न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन भी बोला जा सकता है क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होते हैं। प्लस ये -1 का मतलब है बीटा माइनस, बीटा रे निकली है, प्लस ये निकला है एंट्री न्यूट्रिनो।
इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो जब जब बीटा रेज निकलती हैं तब तब न्यूक्लियस के अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हमने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल काफ़ी बड़े न्यूक्लियस में से निकलती हैं, बीटा रेज किस में से निकलती हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि बीटा डिके occurs with nucleus या nuclei for which n by z समझिए, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। आपको मैंने बताया था ना, ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो होती है वो लाइट न्यूक्लियस के लिए तो 1 रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े मतलब न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाते हैं, जेड को बढ़ाते जाते हैं, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं और जेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो n बाई जो जेड रेशो है ये बहुत ज़्यादा हो जाए, इज़ टू लार्ज फॉर स्टेबिलिटी। बात तो वही है जो अल्फ़ा पार्टिकल में बोला था, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। अल्फ़ा पार्टिकल बहुत बड़े न्यूक्लियस में से निकलती है, उसमें n बाई जेड का कोई रोल नहीं है। इस बात को समझते हैं थोड़ा सा कि दोनों बातों में डिफरेंस क्या है। आप कहोगे सर आपने कहा अल्फ़ा पार्टिकल उनमें से निकलेगा जो बहुत बड़े हैं, आप कह रहे हो बीटा पार्टिकल उनमें से निकलेगा जिसका n बाई जेड का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो दोनों कंडीशन यही बता रही है कि न्यूक्लियस काफ़ी बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो अल्फ़ा पार्टिकल इसलिए निकलता है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। तो अब बहुत बड़ा न्यूक्लियस क्या करना चाहता है, वो इतना बड़ा रह नहीं सकता, ये छोटा होना चाहता है। तो इसलिए ये अपना इसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन ये होगी कि ये अल्फ़ा पार्टिकल को उठा के बाहर फेंकता जाए। इसका ए 4 से कम होता जाएगा, जेड 2 से कम होता जाएगा और इसका साइज़ लगातार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसमें प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी यहाँ पे साइज़ प्रॉब्लम है, प्रोटॉन की रिपल्शन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीटा डिके के अंदर न्यूट्रॉन की काउंटिंग ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। तो आपको पता है कि एक स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर हो जाए तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा, था ना ऐसा क्राइटेरिया। और एक क्राइटेरिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग अगर इवन भी हो तो भी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन क्योंकि ज़्यादा है इसलिए वो अपनी काउंटिंग को प्रोटॉन के बराबर करने के लिए कौन सा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा साइज़ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की काउंटिंग प्रोटॉन से ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम है। तो जिस न्यूक्लियस को लगेगा कि मेरे अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो उसके अंदर, इसीलिए देखो मैंने ये रिएक्शन सिर्फ यही लिखवाई है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने ये वाली रिएक्शन नहीं लिखवाई यहाँ की प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, क्योंकि बड़े न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन पहले ही कम है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, भी यूजुअली बीटा नेगेटिव ही एमिट होता है ज़्यादातर, ऐसा क्यों है? तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा। आप बोलोगे कि बीटा पार्टिकल का जो एमिशन है उसका ओरिजिन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, तब वो बीटा नेगेटिव एमिट करेंगे। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए न्यूट्रॉन से तो वो बीटा पॉजिटिव एमिट करेंगे। और हमने ये देखा कि ज़्यादातर न्यूक्लियस में, ज़्यादातर क्या सभी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, हैवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होते हैं, इसलिए बीटा नेगेटिव ही ज़्यादा पॉसिबल होता है। 6 पॉइंट है कि जब जब बीटा एमिशन होगा तब न्यूक्लियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोबारा से मैं न्यूक्लियस मान लेता हूँ ZXA। अब इसमें से निकल गया बीटा रे, तो बीटा रे को कैसे लिखेंगे, -1 E0, ये बीटा रे की नोटेशन है, -1 E0, जो ये दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ए नेग्लिजिबल 0 के अप्रोक्सीमेट है, जेड मतलब उस पर चार्ज कितना है, -1। तो आप दोनों साइड बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा Z+1। अब Z चेंज हो रहा है तो X बदल के Y हो गया होगा, A में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये होगा जब जब बीटा रेज निकलेगा।
जब जब बीटा रे निकलेगी तब तब ये रिएक्शन फिजिबल होगी। सर एंटी न्यूट्रिनो आएगा इधर में? हाँ, इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो साथ में आप लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो एंटी न्यूट्रिनो है या फिर इसके साथ जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसके बारे में नहीं पूछा जाता। सिंपल ये जो इक्वेशन मैंने लिखनी है इसका बेसिक पर्पज़ है कि न्यूक्लियस पर क्या इफेक्ट पड़ा, जो इसका पेरेंट न्यूक्लियस था उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस का जेड जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है, ए पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाली पॉइंट तो पीछे ही क्लियर हो गया था कि जब जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तब तब साथ में क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ऐसे तो हमें इसके साथ में ना, अगर इसे कंप्लीट लिखना चाहूँ तो इसके साथ में को क्यू भी लिखना चाहिए कि कुछ एनर्जी भी वो बीटा पार्टिकल बाहर लेके निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब जब बीटा रेज का एमिशन होगा बीटा नेगेटिव का, तब तब जेड क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके साथ में मैं एक लिखवा देता हूँ, लेकिन अगर पॉजिट्रॉन एमिट होता है, पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव रे एमिट होती है तो Z -1 हो जाएगा, ए पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वो -1 क्यों हो जाएगा वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। और पॉजिट्रॉन में एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलता, न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर लाइन लगाते हैं, न्यूट्रिनो के ऊपर कुछ नहीं लगाते। तो ये देखो, ये +1 ये Z -1, ये दोनों दोबारा प्लस करके ZD बनाएंगे और ऊपर A+0 वापस A ही बनाएगा। ठीक है, ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया बीटा रेज निकलती हैं तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन बनता है कि जब जब बीटा रेज एमिट होंगी तब तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पॉजिट्रॉन निकलने की कंडीशन क्या है। देखो, बीटा नेगेटिव निकलने की कंडीशन मैंने क्या बताया है कि n/z बहुत ज़्यादा हो जाए, 1 से बहुत ज़्यादा। और बीटा पॉजिटिव निकलने की कंडीशन क्या बताइए कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, यानी कि n/z जो है वो काफ़ी कम हो जाए। 1 से काफ़ी कम कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन 1 से बहुत ज़्यादा मतलब 1.5 हो गया, 1.7 हो गया, 2 हो गया, 2 पॉइंट समथिंग हो गया। और n.z कम बोल रहा हूँ, कम मतलब चाहे ये 1.1 ही है तो इस वाले केस के कंपैरिजन में कम है, तो भी वो बीटा पॉजिट्रॉन को क्या करेगा, बीटा पॉजिटिव को फेवर में जाएगा कि बीटा पॉजिटिव रे एमिट हो। इसी के साथ जैसे अल्फ़ा में कंडीशन लिखी थी हमने कि पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है, ये वाली कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही बीटा में भी एक ऐसी कंडीशन हम लिख लेते हैं। बीटा में हम लिखेंगे, कितने पॉइंट हो गए बीटा में, 6, 7th पॉइंट देखो, 7th पॉइंट बीटा में हम लिखेंगे बीटा रे तब निकलेगा जब न्यूट्रल एटम का जो ओरिजिनल एटम है उसका जो मास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, आपको फिर समझ में आएगा। बीटा नेगेटिव डिके can occur when the neutral atomic mass of the original atom is larger than that of the final atom. क्या कंडीशन है, जो न्यूट्रल एटॉमिक है, जो ओरिजिनल एटम है उसका मास यानी कि mx ये ज़्यादा होना चाहिए जो बाद में फाइनल एटम बना है उससे। लेकिन अगर इसको मोर अप्रोप्रिएटली लिखा जाए तो उसमें ये भी लिखना चाहिए हमें कि कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके साथ में कंडीशन होती है कि इसका मास, क्योंकि इसके साथ में एक बीटा रे भी निकलेगी, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन भी लिख देते हैं कि इसका मास
2me। देखो मैंने क्या लिखा है, जो मेन न्यूक्लियस था जिसमें से बीटा रेज निकल रही है उसका मास ज़्यादा होना चाहिए, जो बीटा रे निकलने के बाद पार्टिकल बना, प्लस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का मास और जोड़ दो, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, तब बीटा रेज निकलेगी। ये बीटा रेज निकलने की कंडीशन है। ठीक है, और अच्छा, इसमें हमने बात की न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, तो हम एक पॉइंट इनके लिए भी लिख लेते हैं। 8th पॉइंट न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के लिए आप ध्यान रखोगे कि मास ऑफ न्यूट्रिनो कब निकलता है, बीटा पॉजिटिव में, जिसको इस सिंबल से लिखते हैं, एंड एंटी न्यूट्रिनो जिसको बार लगा के लिखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो दोनों का जो मास है वो कितना होता है, 0 होता है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास कितना होगा, 0। मास मतलब रेस्ट मास की बात कर रहा हूँ, इनका रेस्ट मास कितना होगा, 0। यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे रेस्ट मास। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फिजिक्स में जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं ना कि जिसका रेस्ट मास 0 हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो रेस्ट पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेस्ट पर आते ही वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल थे ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल थे। उस रिएक्शन में हमने जो 3 लॉ पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना बीटा रे एमिशन में, वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। जब वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्हीं में से एक था पर्सन, उसने एक कंसेप्ट बना दिया। उसने बोला कि जब बीटा रे एमिशन, जब भी बीटा रे किसी न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तो उसके साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। हालांकि जब उसने ये बात बताई तब तक किसी को पता नहीं था एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ना ही ये डिस्कवर हुआ था। फिर फ़िलहाल में ये जो एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लगा रखा है, वहाँ पर जाके उनको एक पार्टिकल नज़र आया, उनको लगा बीटा रेज एमिशन में ये वही एंटी न्यूट्रिनो है जिसकी वो साइंटिस्ट बात कर रहा था। अब ये पता नहीं सच्चा या झूठ है कि ये पार्टिकल है या नहीं, लेकिन इसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी स्पिन कितनी होती है, स्पिन, तो इसकी स्पिन होती है 1/2 h कट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1/2 हाफ h कट कह सकते हो। इन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है इनका 0, दोनों पर ही, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पर चार्ज कितना होता है, 0। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है इन दोनों के लिए, वो भी मैं लिख देता हूँ। अगर आप बात कर रहे हो एंटी न्यूट्रिनो की, तो द स्पिन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो spin of antineutrino is anti-parallel to its momentum, जो भी एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम होगा उसके उल्टी डायरेक्शन में होती है स्पिन एंटी न्यूट्रिनो की। और इसी तरह से आप लिख सकते हो स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो इज पैरेलल टू द मोमेंट, पैरेलल टू इट्स मोमेंट। ये 2 लाइन को बस आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप अपना काम सिर्फ पेपर आपको क्लियर करना है, उस केस में आपको बाकी कहीं भी आपको लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पॉइंट की। मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि कुछ एक एग्ज़ाम्स में, पंजाब में तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी, लेकिन हो सकता है आपसे कभी भी पूछ ले कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों का मास 0 होता है, दोनों की स्पिन सेम होती है, दोनों का चार्ज 0 होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एंटी न्यूट्रिनो खुद के मोमेंटम के एंटी पैरेलल होता है इसकी स्पिन,
इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, इसका मोमेंटम सपोज करो ऊपर की तरफ है, इसका जो भी जैसे स्पिन मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका जो भी मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ है, तो जो इसकी स्पिन है वो उल्टी डायरेक्शन में होगी, जबकि जो न्यूट्रिनो है उसका अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो इसकी स्पिन मोमेंटम जो स्पिन है वो भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो पैरेलल होगी। और ये क्या दिखा रही है, एंटी पैरेलल होगी 180 डिग्री पर। इस पॉइंट को आपने सिर्फ ध्यान रखना है और आपके कहीं भी ये पॉइंट काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8th पॉइंट। यही बेसिक पॉइंट है बीटा रेज में जो ध्यान रखने वाले हैं। बाकी हम जब इसकी प्रॉपर्टी करेंगे तो कोई एक आधा पॉइंट उसमें रह गया, जैसे कि बीटा पॉजिटिव की भी एक कंडीशन होती है, वो उस टेबल में ही हम करेंगे। थर्ड रे है अपने पास, जो थर्ड रेडियो एक्टिव में पार्टिकल या रे एमिट होती है उसका नाम है गामा रे। गामा रे, तो जैसे मैंने लिखा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बीटा पार्टिकल क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, वैसे ही गामा रे क्या है। तो पहला पॉइंट, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप सभी को अगर वो ध्यान हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें 8 तरह की रेज होती है ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, उसमें गामा रेज भी आती हैं। तो गामा रे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब जो गामा रे है, सबसे पहली बात भी ये एमिट क्यों होती हैं और इनके एमिशन से न्यूक्लियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने ध्यान में रखना है कि गामा रे के एमिशन से न्यूक्लियस की कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती। और इसका एमिशन क्यों होता है, क्योंकि जब जब नए न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि बीटा रे एमिट हुआ तो कोई नया न्यूक्लियस बन गया, अल्फा रे एमिट हुआ तो कोई नया न्यूक्लियस बन गया, है ना। तो ये जो नए न्यूक्लियस बनते हैं ना, ये ग्राउंड स्टेट में नहीं होते, ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन हायर से वापस ग्राउंड लेवल एनर्जी में या ओरिजिनल लेवल में आता है तो वो क्या करता है, फोटोन एमिट कर देता है। वैसे ही जब एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आता है तो वो इतनी हाई एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कौन से पैटर्न में आ जाती है, कौन से रीजन में आ जाती है, गामा रे रीजन में आ जाती है। तो गामा रे एमिशन का जो ओरिजिन है वो बस ये है कि कोई भी न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आएगा तो गामा रे एमिट करेगा, और गामा रे एमिशन से न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो आपका ये न्यूक्लियस है, ऐसे इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, इस पर स्टार लगाने का मतलब होगा कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो न्यूक्लियस ये का यही रहेगा। अब स्टार हटा के मैंने साथ में लिख दिया गामा रे, तो ये क्या है, एक्चुअल में ये एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट से किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट में, और साथ में इसने क्या एमिट कर दी, गामा रे एमिट कर दी। तो गामा रे एमिशन से न्यूक्लियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बस। ठीक है, ओके। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ मैं सारी आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, एक टेबल मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट।
आप सभी को जो मैंने पीडीएफ शेयर की ना वो टेबल उसके अंदर भी है। ये निकल गया। देखना टेबल नज़र आ रही है आप सभी को एक? यस सर। ठीक है, तो इस टेबल को है ना अच्छे तरह से माइंड में फिट कर लेना। इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 10-11 पॉइंट है सारे ही। उन 10-11 पॉइंट को आपको कर लेना। उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट तो जैसे अभी जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट मेन लिखवाए हैं उसी में आ जाएंगे। तो ये है कि प्रॉपर्टी क्या है, अल्फ़ा के लिए वो क्या होगी, बीटा के लिए क्या होगी और गामा के लिए वो क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया आपको। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम ऑफ द न्यूक्लियस होता है, डबली आयनाइज का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हुए हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस में होता है, प्लस में भी होता है। और फोटोन को गामा रेज बोल देते हैं, बीटा पार्टिकल। चार्ज भी क्लियर हो गया। अच्छा, गामा रे के ऊपर चार्ज जीरो होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस पर चार्ज जीरो होता है। अल्फ़ा पे +2 ही अपने समझ लिया, बीटा पे -ही। बीटा नेगेटिव होगा तो माइनस, बीटा पॉजिटिव होगा तो प्लस ही। मास हमने समझ लिया, मास ऑफ 4 AMU या 4 मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप इसे बोलो 2 मास प्रोटॉन के प्लस 2 मास न्यूट्रॉन के। ठीक है, बीटा रे रेस्ट मास ME के बराबर, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो मासलेस होती है, रेस्ट मास 0 होता है। तो आप ध्यान में रखोगे गामा का रेस्ट मास कितना होगा, 0। तो ये पहले वाले 3 पॉइंट तो नॉर्मल है। अब ये चौथा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में से निकलता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। देखो वैसे तो ये डिपेंड करता है भी वो कौन से न्यूक्लियस में से निकल रहा है, लेकिन हमें एक आइडिया है कि उसकी स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। जैसे किसी न्यूक्लियस में से जब अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो उसकी स्पीड 2 × 10⁻⁷ हो सकती है, किसी के लिए 3 × 10⁻⁷ हो सकती है, लेकिन किस रेंज में होगी, 10⁻⁷ में ही होगी। बीटा पार्टिकल की स्पीड कितनी होती है? बीटा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बिल्कुल पास भी हो सकती है, यानी कि 99% ऑफ स्पीड, और उससे कम भी हो सकती है। नॉर्मली ये 33% से 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है नॉर्मली, लेकिन हमें बीटा 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी वाले भी मिले हैं। तो आपसे रेंज पूछेंगे, रेंज इसके एग्जैक्ट डाटा नहीं है बीटा के लिए, वो है 1% टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शन आ गई ना 33% टू 99%, तो वो भी सही हो जाएगी। गामा रे तो लाइट ही है, फोटोन ही है, तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगा। तो स्पीड वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो। उसके बाद है रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से निकलते हैं तो एनर्जी लेके निकलते हैं। मैंने अभी बताया ना, जब एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा साथ में, मैंने कहा था वो कुछ एनर्जी लेके भी निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। अल्फ़ा पार्टिकल जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर किसी को थोड़ा सा ध्यान हो तो आप एक BSc में कंसेप्ट पढ़ते थे टनलिंग इफेक्ट का, है ना, वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है, वो बाद में हम करेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो कितनी एनर्जी होती है उसकी, 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच बीच में होती है। अब आप कहोगे सर ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। जो ये ऊपर वेलोसिटी देख रहे हो ना आप 10⁻⁷, उस वेलोसिटी की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी बनती है। बीटा पार्टिकल की वैल्यू की जो एनर्जी है, इसकी एक थ्योरी दी गई थी एंटी न्यूट्रिनो की थ्योरी। उसमें कहा गया था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 0 से लेके। तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यू बिटवीन मिनिमम सर्टेन वैल्यू टू मैक्सिमम 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गामा रे की वैल्यू तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और अगर हमें गामा रे की फ्रिक्वेंसी पता चल जाए तो हमें इसकी एनर्जी भी पता चल जाएगी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे इसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में होती है। वैसे इसकी वैल्यू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, लेकिन ये जो इसकी कंडीशन है वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में ही गामा रेस की क्या होगी, एनर्जी होगी 1 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इन बिटवीन। इसके बाद आ जाती है पेनिट्रेशन पावर। क्या होती है पेनिट्रेशन पावर? होता है कि किसी चीज़ को अगर ये रे हिट करेगी तो उसके कितना अंदर तक ये जा सकती है। तो उसी के बेस पर अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा रेस की। आप इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक कॉपी का पेज है, तो अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर तो इतनी कम है, सारा मैं हटा दूँ ऊपर वाला। अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर तो इतनी कम है कि आप एक कॉपी का पेज लगा दोगे ना उसके आगे, तो वो पेज से ही रुक जाएगा। अगर अल्फ़ा पार्टिकल हमारी बॉडी की स्किन पर आके टकराता है तो हमारी स्किन, जैसे कोई गर्म तेल हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो जल जाती है ना स्किन हमारी, वैसा ही हमें फील होगा जैसे हमारी स्किन जल गई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर कितनी है, तो बहुत कम है। आप कह सकते हैं एक पेपर से ही रुक जाएगा। पेपर कितना होता है, बिल्कुल थिन पेपर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट है, तो आप बोलोगे ये बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ऐसे लगता है जैसे हमारी स्किन क्या कर रही है, जल रही है। बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो 100 टाइम्स ग्रेटर है अल्फ़ा पार्टिकल से। यानी अगर वो एक पेज से रुक रहा था तो बीटा पार्टिकल को रोकने के लिए कितने पेजों की ज़रूरत पड़ेगी, 100 पेज की एक कॉपी लगाएंगे हम, तब जाके बीटा पार्टिकल रुकेगा। लेकिन गामा पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि आपको 10,000 पेज लगाने पड़ेंगे तब भी नहीं रुकेगा ये। तो आपको पता होगा कि ये जो रिएक्टर बनाए जाते हैं उनकी दीवारें 2-2, 3-3 मीटर कंक्रीट की बनाई जाती है, उसमें गामा रेस को रोकने के लिए कि गामा रेस निकले ना। अब इन तीनों रे का कंपैरिजन करें तो आप रेशो ऐसे कह सकते हो 1:100,10,000। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं बीटा रे गामा रे से कितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिव है, आप कहोगे 100 टाइम्स। गामा रे बीटा से कितनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, 100 टाइम्स। गामा रे अल्फ़ा से कितनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, 10,000 टाइम्स। तो इस तरह से भी आप सारे कॉम्बिनेशन ध्यान में रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर होता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, जब भी न्यूक्लियस में से, मैं यहाँ पहले स्क्रीन पर समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, तो यहाँ आसपास सराउंड में क्या होगी, एयर होगी, एयर के मॉलिक्यूल होंगे इधर ऐसे। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल निकलते ही इन पार्टिकल से टकराना शुरू कर देगा एयर मॉलिक्यूल से, और जिस पार्टिकल से ये टकराएगा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, क्योंकि काफ़ी हैवी है, ये हैवी पार्टिकल वाला माना जाता है अल्फ़ा, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है। तो जिन एटम से ये एयर मॉलिक्यूल के एटम से टकराएगा उन्हें क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। एयर में या किसी मीडियम में भी जाएगा, जैसे मान लो मैंने अभी बताया, जैसे कॉपी के पेज से रोकोगे आप, तो किसी मीडियम में जाएगा तो उसके एटम्स को भी क्या करेगा, आयनाइज करेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, और जो एटम्स है उन्हें क्या कर देगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन पावर। अभी आयनाइजेशन पावर के हिसाब से, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल सबसे बड़ा है इन तीनों में, सब साइज़ के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा है अल्फ़ा पार्टिकल, और अगर आपसे पूछा जाए भी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है, वो है गामा रे। तो जो जितना बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा एटम से टकराएगा। तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की है, उससे कम बीटा की है, और सबसे कम किसकी है, गामा रेस। गामा रेस पेनिट्रेट करता है, आयनाइज तो कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो एक रे है, पार्टिकल नहीं है। इनका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से क्या इफेक्ट रहता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो, अगर आपके पास मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, जैसे ये देखो, ऐसे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इसमें एक छोटा सा ऊपर मैंने होल छोड़ दिया, और इस बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया मैंने, जिसमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेस बाहर निकलती हैं। ये ब्लैक कलर का वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें से रेज निकल रही हैं, कौन कौन सी, अल्फ़ा रेस, बीटा रेज और गामा रेस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ना 2 प्लेट्स लगा देता हूँ। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसमें से अल्फ़ा रेज निकलेंगी तो अल्फ़ा रे हमें पता है भी पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सी साइड में जाएगी, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं,
क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे खुद पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। जब इसमें से बीटा रे निकलेगी तो बीटा रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बीटा खुद क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाला। और जब इसमें से गामा रेज निकलेंगी तब क्या होगा, गामा रेज निकलेंगी जब वो सीधी सीधी ट्रैवल कर जाएंगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है? करती है। बीटा को करती है? करती है। गामा को करती है? नहीं करती। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट करती है, जो हम बेसिक क्लास लगा रहे थे पिछले दिनों में 9 बजे, उसमें मैंने आपको समझाया था। फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो डिफ्लेक्ट भी होता है। तो आपने ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्फ़ा और बीटा को ही डिस्टर्ब कर सकती हैं, गामा को नहीं करेंगे, क्योंकि गामा क्या है, न्यूट्रल रे है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो यही पॉइंट देखो लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से। बीटा भी किया जा सकता है, लेकिन गामा नहीं किया जा सकता। एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा है? एनर्जी स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी एटम में से निकलेगा तो क्या उसकी एनर्जी हर तरह की पॉसिबल है? नहीं, इसकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है अल्फ़ा की। बीटा मैंने बताया 0 से लेकर मैक्सिमम कोई भी पॉसिबल है, इस चीज़ को बोलते हैं कंटिन्यूस, यानी कोई डिस्क्रीट एनर्जी का पैटर्न नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। और गामा का डिस्क्रीट होगा। फोटोन है ना, फोटोन की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, NH-न्यू, है ना, ध्यान है ना, NH-न्यू। किसी भी फोटोन की एनर्जी को NH-न्यू से लिखा जा सकता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है? अभी जैसे मैंने बताया, अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ह्यूमन स्किन पर आके हिट करेगी तो क्या करेगी, बर्निंग इफेक्ट यानी हीट प्रोड्यूस करेगी। बीटा रे भी हीट प्रोड्यूस करती है, और गामा रे 2-3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिनका मेन नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन तो हमने इसी चैप्टर में किया है। मैंने आपको बताया था कि जब एक गामा रे किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरती है तो वो गामा रे एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। पेयर प्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो ये 3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ये 2 इफेक्ट जो है ना, ये अभी हमने पढ़े नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं करवाऊँगा सेपरेटली। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ डिके। इक्वेशन ऑफ डिके भी हमने समझ लिया है कि जब जब रेडिएशन बाहर निकलेंगी, इक्वेशन ऑफ डिके, जब x में से निकलेंगी तो ये Z2 से कन्वर्ट हो जाएगा और A-4 हो जाएगा, ठीक है। जब बीटा रेज निकलेंगी तो Z एक इंक्रीज कर जाएगा, Z+1। तो ये देखो Z निकला, Z+1 आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। जो PDF मैंने शेयर किया उसमें देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। गामा रे से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम न्यूक्लियस ही रहता है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो आज आप एक काम करना, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना मास्टर कैडर के, सभी के पास है या मैं भेजूं? प्रीवियस ईयर वाले मास्टर कैडर के पेपर है या मैं सेंड करूं? सर हैगी है। हाँ, उसमें आप न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखना, और उसमें से ये देखना भी कितने आपसे हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हो। तो अभी काम तो इसमें और काफ़ी पड़ा है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन आपको एक चीज़ फील होगी, आपको लगेगा भी ऑलमोस्ट सारे जो पेपर हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं पेपर में, वो आप सोल्व कर पा रहे हो मास्टर कैडर के। और लेक्चरार कैडर वाले जो बच्चे हैं, वो जैसे अभी मेरिटोरियस का एग्ज़ाम हुआ था या और भी कोई लेक्चरार कैडर का होगा, तो आपको उसमें भी फील होगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आप टैकल कर पा रहे हो। अभी तक आप हाँ बोलो सर, मेरिटोरियस का पेपर भी सॉल्व करवा दो प्लीज़। हाँ, मेरिटोरियस का मैंने सॉल्व करवाना है। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरिटोरियस का पेपर जैसे कल संडे था, मेरी स्कीम थी कल आपको सॉल्व करवाने की, पर प्रॉब्लम यहाँ पर आके रुक जाती है कि आपको मान लो मैं वो 150 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप उसे सॉल्व करने से पहले आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, कि किसी क्वेश्चन के ऊपर मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ। ABCD में से कोई एक ऑप्शन आ रही है तो वो क्यों आ रही है, तो बस मैं उसका एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उस
पेपर में जो जो भी कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, एक सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद वो पेपर जब आप करोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा भी इस कंसेप्ट के थ्रू ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। सर 4 तो पहला करा दियो। 4 से पहले ही करवा देंगे। 4 तो बहुत दूर आपने कह दिया, मेरी तो कल ही मैंने बनाया था सिस्टम, लेकिन ठीक है। वो मतलब मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको कह दूं ठीक है जी लो पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और मैं एक 150 क्वेश्चन आपको एक लाइन पढ़ के सुना दूं और कह दूं यो इसमें से ABCD में से C आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, वो बेटर नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होंगे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट आपको पता हो कि ये इसका आंसर ये क्यों आएगा। बस वो हाँ जी। सिस्टम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो लेक्चर है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बस मेरे को 1-2 दिनों का टाइम और दो, पूरा सिस्टम जब बना कंप्लीट हो जाएगा मैं उसी दिन आपको कह दूंगा कि सुबह मॉर्निंग 6 से लेके 7, 8, 9, 10 जितने भी टाइम क्लास चलेगी वो आपको सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, तो सर एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शैल मॉडल भी करने हैं हाँ ना? वो करने हैं, वो लेक्चरार के लिए। ये अभी मैं बेसिकली मास्टर कैडर वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए बता रहा था कि मास्टर कैडर वाले बच्चों को तो अभी इतने से ही काम में से 100% जो क्वेश्चन है, 100% तो नहीं कह सकते, 90% जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे इतने सी फिजिक्स में से। लेक्चरार कैडर में आपको नियरली 60 to 70% काम जो है वो इतने से काम में से ही हो जाएगा। जिस अभी लेवल देखो कितना है, अभी जितना मैं आपको काम करवा रहा हूँ ये सिर्फ +2 लेवल का काम है। अभी हम इसे ग्रेजुएशन शेल मॉडल वगैरह करेंगे, ग्रेजुएशन पे और पार्टिकल फिजिक्स पे ले जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लेक्चरार वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है शेल मॉडल के और पार्टिकल फिजिक्स की, वो रिमेनिंग 30% में आ जाएंगे, 30 से 40%। ठीक है, ओके। अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेक्चर, अभी थोड़ा सा और काम करते हैं इसमें। तो ये होगी प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद अपने पास है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस को हमने पढ़ा अच्छे से, सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली। आप इतना ही काम कर लो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा इसमें से। ठीक है, अभी इसमें लैपटॉप में ना मेरा पेपर नहीं है, वरना मैं आपको कुछ डिस्कस करवा के दिखाता है। 1 मिनट कोशिश करता हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊँ। अब इसमें स्नैप नहीं आएगी, चलो कोई बात नहीं, सारा पेपर ही डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। अब ये है तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ही पार्ट, लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट पूछे सर इसके कितने % चांस है, तो देखो इसके 70 to 80% चांस है इस कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास। मास्टर कैडर वालों को बता रहा हूँ, लेक्चरर कैडर वालों को तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे बेसिक है चाहे ग्रेजुएशन का है, उस कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। मास्टर कैडर वालों के 70% के आसपास चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या, देखो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बार बार अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन को एमिट करता रहता है, इसे ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो रेडियो एक्टिविटीज़ हैं इसके कुछ लाज हैं, ऐसे नहीं है अभी ये ऐसे ही हो रही है, इसके कुछ ला हैं जिनके अकॉर्डिंग ही होती है। तो सबसे पहले हम इसके लाज पढ़ लेते हैं, लाज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें सबसे पहला जो ला है वो ये है कि अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ, देखो मेरे पास ना सपोज करो काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पड़े थे, काफ़ी सारे। स्टार्टिंग में इनकी गिनती थी N0। अब ये क्या कर रहे थे, लगातार कोई अल्फ़ा रेडिएशन एमिट कर रहा है, कोई बीटा रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन जब एमिट होती है तो न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। गामा रे भी एमिट कर रहे होंगे, गामा से चेंज नहीं होता, तो ये लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो किसी टाइम के बाद ये N0 से N रह जाते हैं।
थोड़े टाइम बाद जो स्टार्टिंग में n नोड थे उससे n रह गए। अब आप ये समझो सबसे पहले तो क्या इसमें न्यूक्लियस ख़त्म हो गए? ख़त्म नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ n नोड सपोज करो पहले यूरेनियम के थे, लेकिन अब वो n नोट यूरेनियम के नहीं रहे, वो कोई प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया, है ना, कोई किसी में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग हो गए। तो यूरेनियम के मेरे पास n नोट में से n रह गए, 100 में से 75 रह गए, 70 रह गए। तो आपको ये पता करना होगा कि ये जो बाद में जो इनकी गिनती कम हो रही है यूरेनियम के न्यूक्लियस की, वो गिनती किस हिसाब से कम हो रही है। तो इसे बोला जाता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस is directly proportional to the number of the nucleus। मतलब अगर यहाँ पर 1000 एटम होंगे तो 1000 से, मतलब आप इस चीज़ को समझो भी 1000 एटम थे मेरे पास, 1000 यूरेनियम के एटम थे, तो ये कन्वर्ट होके 500 रह गए 10 सेकेंड में। एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं कितने टाइम में होगा, तो हाफ लाइफ टाइम से पता चलेगा। और अगर मैं कह दूँ ये 100 ही होते तो 100 से कितने कन्वर्ट होते? 50। तो आपको दिख रहा है भी जितना ज़्यादा नंबर उतने ज़्यादा डिक्रीज़ हुए, 500 रह गए यानी 500 कम हो गए। तो जो कम हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने? ओरिजिनल नंबर के। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई आप सभी को कि जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं न्यूक्लियस वो एक्चुअली किस चीज़ पर डिपेंड करती है ये बात, कि ओरिजिनली आपके पास कितने न्यूक्लियस थे स्टार्टिंग में। तो यही एक इक्वेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए। अब देखो मैथमेटिक्स में बड़ा ही सिंपल एक फिनोमिना होता है। अगर मैं इसे -d, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dn डिवाइड बाय n, और ये dt ऊपर ले जाता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा देता हूँ, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ लैम्डा, और माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं किया मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया। चाहे आप ऐसे लिख लो -dn/dt = लैम्डा n, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला माइनस इधर से हटा के इधर लगा दो, तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dn/n का बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n, नेचुरल लॉग ऑफ n। और इसकी लिमिट लगा देते हैं हम कि ये n नोट से n हुए हैं, और इस साइड में -λt बन जाएगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n/n नोट माइनस λt, और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी e⁻⁻n नोट e⁻⁻−λt। ये मैंने आपको ये छोटी सी डेरिवेशन क्यों करवाई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कई बार डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं होते, एक साइड वे मतलब एक रास्ते से उनको पता रहता है कि ये रिज़ल्ट यही बनेगा। तो ओरिजिनल क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है कि जो न्यूक्लियस कम हो रहे हैं गिनती में -dn/dt, वो ओरिजिनल नंबर या किसी भी टाइम जितने न्यूक्लियस रहेंगे उनकी काउंटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप एक्चुअल में वैल्यू बताना चाहते हो तो n = n नोट e⁻⁻λt होगा। अब यहाँ पर n क्या चीज़ है, यहाँ पर सॉरी n नोट क्या चीज़ है, n नोट है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, जैसे मैंने बताया 1000, माइनस ये लैम्डा क्या है, लैम्डा को बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछे तो ये इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी में, और एग्जैक्ट वैल्यू n की ये वाली ये होगी। दूसरा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बेसिकली ये जो -dn/dt है इसे ही बोलते हैं, एक्टिविटी = -dn/dt। नेम में ही पजल हो जाते हैं स्टूडेंट काफ़ी कि सर रेडियो एक्टिविटी अलग चीज़ है, वो तो रेडियो एक्टिविटी ये है n = n नोट e⁻⁻λt।
और एक्टिविटी अकेला क्या चीज़ है, वो है a इजिकल टू माइनस डी एन बाई डी टी। माइनस डी एन बाई डी टी की अभी मैंने वैल्यू बताई थी, क्या होगी, लैम्डा टी, सॉरी लैम्डा एन। और अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को रख दूँ तो लैम्डा n की वैल्यू क्या थी, एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये किसी भी फॉर्म में लिखा जाए, बदल के आगे कितना ही लिख लो उसको, तो उतना ही करना है। यहाँ पे ये जो लैम्डा और एन नोट है इसे मिला के ए नोट बोला जा सकता है, ए नोट। तो ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी की ये इक्वेशन बनती है। ऊपर वाली भी एक्टिविटी की ही इक्वेशंस हैं, ये नीचे वाली भी एक एक्टिविटी की ही इक्वेशन है। यहाँ पर ए नोट क्या हो जाएगा, लैम्डा एन। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे भी सर ये बातें तो चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। तो मैंने आपको पहले इसलिए बताया भी 70% चांस है इस टॉपिक के, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बना नहीं सकते, क्योंकि अगर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका तो वो 2-3 मिनट, मिनिमम 2-3 मिनट आपका खर्च करने वाला बन जाएगा। आप समझ भी सकते हो, ई रेस्ट अगर इसका न्यूमेरिकल बनाएं तो ई की पावर में कुछ डाटा बनेगा, और ई की पावर में डाटा बनना मतलब कि पहली बात या तो उसकी वैल्यू दी हो एग्ज़ाम में, या फिर आप वहाँ एग्ज़ाम में बना तो सकते नहीं। अगर सडनली मैं आपको कह दूँ ई रेज टू पावर 3.5 की वैल्यू, तो आप कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। या तो फिर एग्ज़ाम में दी हुई होनी चाहिए, जो बड़े जैसे नेट वगैरह के सेट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें गिवन होती है। तो अपने मास्टर कैडर में ऐसा चांस बहुत ही कम होता है, तो उसमें ये चांसेस बनते हैं सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ ले, एक्टिविटी बताओ भाई क्या होती है फॉलोइंग में से। आप कहोगे ए इजिकल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ए नोट लैम्डा एन नोट होता है, या फिर ए इजिकल टू माइनस डी एन बाई डी टी, या ए इजिकल टू लैम्डा एन। कोई भी कम्बिनेशन बना दे, उसमें से हम आंसर ढूंढ लेंगे। न्यूमेरिकल के चांस कम है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, यूनिट्स क्या होंगे एक्टिविटी के। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिविटी। तो इसका पहला यूनिट तो होता है बैक्यूरल। बैक्यूरल, इसे सिंबल BQ से लिखते हैं। एक बैक्यूरल का मतलब होता है 1 बैक्यूरल, ये फर्स्ट पॉइंट है। 1 बैक्यूरल आप ध्यान में रखना, 1 बैक्यूरल का मतलब होता है एक डिसइंटीग्रेशन हो 1 सेकंड में। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन। दूसरा है रदरफोर्ड। ठीक है, और इसे RD सिंबल से लिखते हैं, RD। 1 रदरफोर्ड का मतलब होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन हो पर सेकेंड। सिंबल रेडियो एक्टिविटी के यूनिट क्या है, बैक्यूरल हो सकता है, रदरफोर्ड हो सकता है, और तीसरा है क्यूरी। क्यूरी, इसे CI से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तीनों यूनिट्स को अच्छे से माइंड में बिठा लेना। बैक्यूरल, रदरफोर्ड, क्यूरी। बैक्यूरल का मतलब क्या होगा, एक डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में। क्यूरी का मतलब होगा 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। रदरफोर्ड का होगा 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और क्यूरी का होगा 3.7 इंटू 10⁻11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये तीनों यूनिट्स अच्छे से माइंड में बिठा लेना। एक क्वेश्चन आपको बड़े इजीली सही करवा सकता है ये। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमेशा ही बच्चे कंफ्यूज हुए बगैर नहीं रहते, क्योंकि ये डाटा ना इंटरमिक्स हो जाता है। और स्पेशली बैक्यूरल और रदरफोर्ड में मैंने बच्चों को देखा है कि बैक्यूरल और रदरफोर्ड में इंटरचेंज कर देते हैं ये से। तो कुछ ऐसा सिस्टम बना लेना भी आप कभी से भूलो ना।
रदरफोर्ड और बैक्यूरेल में कभी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी के अंदर अपना हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ इसे T1/2 से भी लिखते हैं। इतना हम सभी को पता है कि हाफ लाइफ एक एक्चुअल में वो टाइम होता है जिसमें आधे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी कि अगर स्टार्टिंग में N0 थे तो वो टाइम जिसके बाद N0 से कितने रह गए, N0/2 रह जाए, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसे निकाला तो इसी इक्वेशन से जा सकता है, ये वाली इक्वेशन जो n = N0 e⁻⁻⁻t है, लेकिन मैं आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना मैंने। आप सिंपली याद रखोगे हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला है वो होता है, या तो लॉग में भी पूछ सकते हैं, नेचुरल लॉग 2/λ, या फिर 0.693/λ। यहाँ से लैम्डा और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन पूछ ले तो भी यही है। लैम्डा मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन पूछ ले तो भी यही है, और हाफ लाइफ टाइम का न्यूमेरिकल आ जाए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसको माइंड में अपने ध्यान रखना है। अब इस हाफ लाइफ टाइम को यूज़ कैसे करते हैं, देखो सपोज करो आपको कह दिया जाए कि आपके पास N0 एटम थी, N0 से N0/2 होने में कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, हाफ लाइफ टाइम कितना लगेगा। फिर N0 से N0/4 होने में भी हाफ लाइफ टाइम लगेगा। फिर N0/4 से N0/8 होने में भी कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ टाइम लगेगा। इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे है। जैसे आपको कह दें कि आपके पास 1000 एटम हैं या 10,000 एटम्स हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड। तो कोई स्टूडेंट मेरे को ये बताओ कि 2500 जब एटम रह जाएंगे, 2500 रह जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 2500 एटम रह जाने में कितना टाइम लगेगा। बताओ सर 10,000 की है अपने को। 10,000 स्टार्टिंग में N0 है, N0 स्टार्टिंग में हमारे पास जो एटम्स थे वो N0 होते हैं ना, उसे वो 10,000 है। मैं आपको कह रहा हूँ 10,000 से 2,500 रह गई तो कितना टाइम लगा होगा, अगर इसका हाफ लाइफ टाइम 5 सेकंड है। सर N0/4। नहीं N0/4 तो रह गए ना, टाइम कितना लगेगा। सर T। नहीं देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भी आपके पास 10,000 एटम है, देखो 10,000 से 5,000 रह जाने में पहले बताओ कितना टाइम लगेगा। सर 10 सेकंड लगेंगे। हाँ 10 सेकंड लगेंगे। तो आपने क्या देखा भी, आपने पहले देखा कि 10,000 से 5,000 हाफ आधे रह जाने में हाफ लाइफ टाइम 5 सेकंड दिया, तो 5 सेकंड रह जाएंगे, 5 सेकंड लगेंगे। फिर 5,000 से 2,500 होने में भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड ही लगेगा। अब बच्चे सोचते हैं कि अब हाफ लाइफ टाइम में आधे ख़त्म हो रहे हैं, यानी अगले हाफ लाइफ टाइम में 0 हो जाएंगे, 0 नहीं हो जाएंगे। अब फिर 5,000 से आधे 2,500, फिर 2,500 से आधे 1,250, इनमें भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। फिर इसी तरह से ये चलता जाएगा 625, फिर 5 सेकंड लगेंगे। तो आपको अगर पूछ लेता अभी 10,000 से 625 होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 5, 10, 15, 20 सेकंड में 10,000 से 625 रहेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसको, ये जो नीचे मैंने जो सारी चीज़ लिखवाई है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 जो T हाफ लाइफ टाइम है N0/N, N0/N, या फिर इसको थोड़ा सा ही करके लिखते हैं N/N0 कर लेते हैं, N/N0। जैसे मैंने अभी कहा कि 2,500 रह गए, कितने थे, 10,000 थे, तो ये वैल्यू कितनी बनती है, 1/4। तो आप बेसिकली पावर इस तरह से आप निकाल लोगे, इससे आपको पता रहेगा, ठीक है। एक बार चाहे इस फॉर्मूला को भी रहने दो, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा फिर ज़्यादा क्लियर रह जाएगा, वरना ओवर काम हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा।
तो आज इतना ही रखो, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट अपना न्यूक्लियर का बेसिक जो काम है ना वो ख़त्म होने को है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहा, थोड़ा सा पोर्शन रह गया, एक न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न वाले टॉपिक में है। तो मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर, उसके बाद न्यूक्लियर बेसिक काम हो जाएगा। 70% काम लेक्चरर कैडर वालों का ख़त्म हो जाएगा और 100% मास्टर कैडर वालों का ख़त्म हो जाएगा। इसके सर बाद क्लास और लगेगी आज के बस? नहीं, आज 9 बजे बेसिक क्लास लगेगी। बेसिक क्लास में हम कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चल रहे हैं। नहीं सर, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, वो लगेगी आज के नहीं? अच्छा हाँ, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा जैसे भी टाइम बना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक पहले है। 1 घंटा पहले मैं मैसेज कर दूंगा। अगर वो लगी तो मोस्ट प्रोबेबल वो इवनिंग में ही लगेगी, ओके सर। 4 बजे के आसपास। ओके सर। ठीक है सर हाँ जी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਦੇ ਹੈ, हाँ हाँ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟ ਦੇ ਸਰ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਬਸ ਉਨੇ ਕਰਨੇ